हर साल बजट का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब 11 बजेंगे, कब बजट शुरू होगा और कब बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स होगी जो हमारे लिए और हमारे देश के लिए बड़ी फायदे की होगी। हर साल हम सब ये करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का ये 8th कॉन्जिक्यूटिव बजट था और पिछले कुछ बजट की बात करें तो ज़्यादातर टाइम हमारे हाथ में निराशा ही आई है। और आज भी बजट खत्म होने से 5 मिनट पहले तक मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ बोलने के लिए है नहीं। मेरा ये जो पेन था, मतलब मैं नोट्स ले रहा था, पेन की चार्जिंग खत्म होती जा रही थी। मुझे कुछ ज़्यादा मिला ही नहीं फिर भी लिखने के लिए, लेकिन लास्ट के 5 मिनट में जो एक्सप्लोजन हुआ, जो बॉम्ब फटा, वो काफ़ी बड़ा था। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. और इकोनॉमी के लिए एक बूस्ट देने के लिए वो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो ओवरऑल इनकम टैक्स का जो कट हुआ है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अनाउंसमेंट्स हुई है जो इंपॉर्टेंट है, उसकी भी बात करेंगे। साथ ही कई सारी ऐसे अनाउंसमेंट्स है जो मिस हो गई है, तो उन्हें भी पॉइंट आउट करना जरूरी है ताकि आने वाले टाइम में, क्योंकि इनकम टैक्स की बातें काफ़ी लोग लेकर चल रहे थे। हमने भी पिछले काफ़ी सारी वीडियो में पॉइंट रेज किया था कि गवर्नमेंट को टैक्स स्लैब बढ़ानी चाहिए, बिकॉज सेविंग रेट इंडिया का बहुत कम हो रहा है। जो 28% हुआ करता था वो 17% पर आ गया है। जीएसटी के जरिए टैक्स पे करो, इनकम टैक्स में टीडीएस कट रहा है, कई सारी चीज़ें थी। तो फाइनली एक रिलीफ तो यहाँ पर मिल गई है। इनकम टैक्स अगर आपका 12.75 लाख रुपीज़ तक का सैलरीड इनकम है तो आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी बिग रिलीफ। इंडिविजुअल्स के तो है ही है, बट बिजनेसेस के लिए भी है। कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगा और इकोनॉमी को भी इसका एक बेनिफिट मिल जाएगा। तो वेरी वेरी पॉजिटिव मूव। मुझे लग रहा था कि शायद ये लिमिट 10 तक पहले बढ़ाएंगी सरकार, और जनरली होता है कि इलेक्शन ईयर होता है तो उसी साल ऐसे अनाउंसमेंट्स होती है। अब जो लोकसभा का इलेक्शन है और 4-5 साल बाद है, तो मुझे लगा कि इतनी जल्दी लेंगे नहीं, लेकिन सीधा 7 से 12.75 तक इन्होंने लाया। वेरी बिग मूव एंड आई अप्रिशिएट दैट। एक तरह से मैं समझता हूँ कि ये मिडिल क्लास की जीत है। जिस तरह से लोगों ने पिछले 1-1.5 साल में आवाज़ उठाई है, इन सारी चीज़ों पर वो फाइनली सरकार तक पहुँच गई है और फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया है। अगर इस तरह पर कंट्री के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है उस पर हम आवाज़ उठाते रहेंगे तो कुछ इसी तरह के रिजल्ट्स हमें आने वाले टाइम में भी मिलते रहेंगे। लेकिन कई सारी अतरंगी चीज़ें भी इस बजट में हुई है, उसके बारे में भी आज मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हमको बताना चाहूँगी कि इस बजट में 2 ऐसे वर्ड्स हैं जिनका बार बार इस्तेमाल किया गया। पहला था सिंप्लीफिकेशन और दूसरा था बिहार। दोनों के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। काफ़ी सारी सिंप्लीफिकेशन की बातें यहाँ पर हुई। इनकम टैक्स का जो नया बिल है वो नेक्स्ट वीक में आ रहा है। अभी तो फिलहाल तो वो इनविजिबल है। आने वाले टाइम में जब वो आएगा तो और भी काफ़ी डिटेल्स हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। उसमें कहा गया है कि वो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड रहेगा और सभी के लिए, मतलब एक आम आदमी भी बड़े आसानी से उसे समझ पाएगा। सो सिंप्लीफिकेशन की बातें तो उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट वीक में सामने आएगी, तो उसे मैं साइड में रख देता हूँ। फिर आते हैं दूसरे कॉमन वर्ड पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, वो था बिहार। बिहार की बात करें, 4 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स बिहार में आने वाले हैं। आईआईटी पटना के हॉस्टल को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है। पटना एयरपोर्ट्स के लिए काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बिहार में आने वाला है। इसके अलावा मखाना बोर्ड फॉर बिहार फार्मर्स, बिहार वेस्टर्न कोसी कैनल के लिए नई स्कीम लाई जा रही है। तो कई सारी जो अनाउंसमेंट्स है या तो बिहार के लिए है या फिर बिहार का एक जो एरिया है मिथिलांचल, उसके लिए है। तो मेरा इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बिहार को देना भी चाहिए। गौतम बुद्धा रिलेटेड जो डेस्टिनेशन है उन्हें भी यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे, वो भी काफ़ी सारे बिहार में ही हैं। सो बिहार की बात करें तो काफ़ी सारा एक बजट एलोकेशन बिहार की तरफ गया है। आपको याद होगा कि जुलाई 2024 में जब बजट हुआ था इलेक्शंस के जस्ट बाद, तब भी अनाउंसमेंट जो थी वो 2 स्टेट्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस थी, वो थी बिहार और आंध्र प्रदेश। जिन 2 स्टेट्स की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने बीजेपी को, एनडीए को सरकार स्थापित करने में काफ़ी मदद की थी। यहाँ पर बिहार के इलेक्शंस है तो काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स बिहार के लिए आई है। तो मेरा यही कहना है कि ये जो पुराना ट्रेंड है इसे बंद होने की थोड़ी ज़रूरत है। देश में और भी कई सारे स्टेट्स हैं, उन पर भी काफ़ी कुछ होने की ज़रूरत है, उन्हें भी थोड़ा आगे ढकेलने की ज़रूरत है। तो स्टेट एलोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत इनइक्वालिटी क्लियरली यहाँ पर दिख रही थी कि बार बार बिहार 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 यहाँ पर सुनाई दे रहा था। बाकी स्टेट्स की तरफ उतना ध्यान नहीं दिखाई दिया। रिसेंटली मैं नीलेश शाह का वीडियो देख रहा था जो कि कोटक एएमसी चलाते हैं, कोटक म्यूचुअल फंड्स। तो उन्होंने कहा था कि सैमसंग ने एक काफ़ी बड़ी फैक्ट्री नोएडा में शुरू की, काफ़ी बड़ा काम वहाँ पर उन्होंने शुरू किया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का। लेकिन वहाँ पर जितने मोबाइल्स मैन्युफैक्चर होते हैं उससे 6 गुना ज़्यादा मोबाइल्स उनके भी वियतनाम में मैन्युफैक्चर हो रहे, और इंडिया में वो पहले आए, वियतनाम में बाद में गए। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं उन्हें इंडिया में पकड़ कर रखना, उनके लिए नए नए इंसेंटिव्स लाना, उन्हें अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना है तो। लेकिन करंटली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कोई बड़ा अगर स्कीम या फिर बड़ा कोई रिफॉर्म यहाँ पर देखने नहीं मिला है। सो थिंग्स एज यूजुअली है। तो यहाँ से आगे भी मैन्युफैक्चर में बहुत कुछ होगा, ऐसा इस बजट के बाद तो आने वाले 1 साल में मुझे क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी, अगर यहाँ पर कुछ होता तो एक बड़ा बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए होना चाहिए था। और हमारे पास अभी राइट नाउ वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। यंग जनरेशन है पूरी की पूरी,
और काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ फिलहाल हमारे सामने हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग साइड में देखे तो हम मिस कर रहे हैं और कंटिन्यूसली मिस कर रहे हैं हर साल। ये जो इनकम टैक्स रेट कट थी, ये एक तरह से समय की मांग थी। महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है, तो नॉर्मल दुनिया में भी देखें तो AI, UPI इनकी मदद से भारत पूरी तरह से बदल रहा है और पुरानी चीज़ें धीरे धीरे इररिलेवेंट होती जा रही है। और इस बदलती हुई दुनिया में आपको इन्वेस्टिंग से अपडेट रहने के लिए हम लेकर आए हैं फाउंडेशन कोर्स 2.0 फॉर स्टॉक मार्केट बिगिनर्स, जो अभी 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के दिन लॉन्च हो रहा है। इस फाउंडेशन 2.0 में मैं आपको स्टॉक मार्केट एकदम बेसिक से डिटेल में समझाऊंगा, जैसे कि शुरुआत में 10,000 रुपए किस तरह से इन्वेस्ट करें, अच्छे IPOs कैसे ढूंढे जो आपको एक अच्छा लिस्टिंग इन दे सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, पेनी स्टॉक्स आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए सही है या नहीं, 5 ऐसे स्टॉक मार्केट टूल्स जो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को बहुत आसान बना देंगे और इंटरेस्टिंग भी। इसके अलावा कई सारे ऐसे स्टॉक मार्केट मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हम साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गवाते हैं। इन्वेस्टिंग में जो टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच है उसके बारे में बात करेंगे। ये भी समझेंगे कि ट्रेडिंग आपके लिए बेटर है या फिर इन्वेस्टिंग। और आखिर में कई सारी ऐसी प्रैक्टिकल केस स्टडीज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिनकी मदद से आप डायरेक्टली चीजें सीख सकते हो और उन्हें इंप्लीमेंट करना भी स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहे तो एक वीकेंड में बैठकर भी इस कोर्स को आप कंप्लीट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। 6,999 रुपीज का ये कोर्स इस प्री लॉन्च ऑफर में आपको मिल रहा है मात्र 2,919 रुपीज में। और जैसे जैसे हम प्री लॉन्च डेट की तरफ बढ़ेंगे, इस कोर्स की प्राइस लगातार बढ़ती रहेगी और प्री लॉन्च डेट के बाद इसकी प्राइस सीधा 6,999 रुपीज हो जाएगी। तो अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी शुरू करने का ये बेस्ट टाइम है। अगर आप कॉम्बो खरीदना चाहते हो तो इस कोर्स के साथ आपको फंडामेंटल एनालिसिस 1.0 और 2.0 का भी कॉम्बो मिलता है। 12,999 का ये कॉम्बो इस प्री लॉन्च ऑफर में आपको अगेन मिलेगा मात्र 5,999 रुपीज में। तो अभी इसे प्री बुक कीजिए, इसकी डिस्काउंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। टाइम बहुत लिमिटेड है, तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस मत होने दीजिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों पर आते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी की भी यही तमन्ना होगी कि थोड़ा इनकम टैक्स के बारे में बात करें। तो अगर आपका सैलरीड इनकम 12.75 लाख रुपीस तक है तो आपको जीरो टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ेगा, जो कि सबसे बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर है। लेकिन अगर 12.75 लाख रुपीस के ऊपर आपकी इनकम है तो कुछ इस तरीके के नए स्लैब्स लाए गए हैं, जिसमें कुछ स्लैब्स में काफ़ी जो टैक्सेस है और भी कम किए गए हैं। तो इस हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर ने ये समझाया कि अगर आपका इनकम सैलरीड इनकम 12.75 लाख रुपीज़ है तो जीरो टैक्स आपको लगेगा। तो जिनकी सैलरी 12-12.5 लाख रुपए यहाँ से पहले थी, तो उन्हें लगभग 1 महीना सरकार के लिए काम करना पड़ता था, क्योंकि उतना जो टैक्स लाइबिलिटी आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी सैलरी 12.75 लाख रुपीज़ पर है तो 12 के 12 महीने आप अपने लिए काम कर पाएंगे, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़। सेकेंड थिंग, अगर आपकी सैलरी मान लो 18 लाख रुपीज़ है तो उसके लिए भी यहाँ पर जो टैक्स लाइबिलिटी उसमें कमी आ गई है। अगर आपकी सैलरी 18 लाख रुपीज़ है तो आपको लगभग 70,000 रुपये का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है कंपेयर टू प्रीवियस टैक्स रिजिम। उसके साथ ही अगर आपकी सैलरी 25 लाख रुपीज़ है तो फिर भी आप 1.1 लाख रुपीज़ तक का टैक्स बचा पाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस न्यू टैक्स रिजिम। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है और सरकार का ये कहना है कि इस नई रिफॉर्म की वजह से सरकार का जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 1 लाख करोड़ रुपए से कम हो जाएगा। बट ठीक है, मतलब दिस आर वेरी गुड थिंग्स कि कंजम्पशन बढ़ेगा और इनडायरेक्टली सरकार को कहीं ना कहीं से, यानी GST से ले लो, बाकी चीज़ों से ले लो, इनडायरेक्टली कलेक्शन आ ही जाएगा। बट ये काफ़ी बड़ा मूव है। मतलब मेरा तो ये मानना था कि अगर लास्ट के 5 मिनट में ये अनाउंसमेंट ना होती तो आई वॉज वेरी क्लियर कि आने वाले बजट को मैं ना देखूंगा। बस वही है कि लास्ट में समरी देख लिया, थोड़ा बहुत समझ लिया, क्योंकि कुछ आ नहीं रहा था। तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत है और दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द मिडिल क्लास। लेकिन अब अगर हम बाकी टैक्सेस पर आते हैं, रिसेंटली हमने देखा कि पिछले काफ़ी सालों में काफ़ी सारे टैक्सेस बढ़ाए गए। वहीं पर हमने देखा कि कैपिटल गेन टैक्सेस बढ़ रहे हैं, कुछ जगह पर STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्सेस बढ़ रहे हैं। तो उसमें कोई भी किसी भी तरह की कटौती यहाँ पर देखने नहीं मिली है। तो जो भी हमें LTCG हम भर रहे हैं ज़्यादा और बाकी चीज़ें हैं, सो दे विल कंटिन्यू और वो हमें पे करने पड़ेंगे। बट एक ही है कि मिडिल क्लास के लिए काफ़ी बेहतरीन हम बजट कह सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास के अलावा अगर हम किसी भी इंडस्ट्री के लिए देखें तो 1-2 इंडस्ट्रीज छोड़े तो एक ऑन एन एवरेज बजट हम इसे कह सकते हैं। अभी मैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कुछ नंबर्स भी दिए GDP पे, उस पर भी आता हूँ। लेकिन उससे पहले एक आम आदमी के लिए एक और राहत की बात यह है कि जो रेंटल इनकम है उस पर जो TDS की लिमिट थी वो पहले 2.4 लाख रुपीज़ थी, उसे बढ़ाकर अभी 6 लाख रुपीज़ किया गया है। यानी 50,000 तक का आपको रेंटल इनकम मिल रहा है तो आपको उस पर TDS पे करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही जो TCS है यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसका जो थ्रेशोल्ड है वो 7 लाख रुपीज़ से 10 लाख रुपीज़ तक बढ़ाया गया है, विच इज़ अगेन अ गुड न्यूज़। अब इसके अलावा अब अगर हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, तो बजट से पहले एक काफ़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट आता है जनरली सरकार की तरफ से और जो इकोनॉमिक एडवाइज़र है उनकी तरफ से। और उसमें जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है उन्होंने जो ग्रोथ का प्रेडिक्शन किया है फॉर 2025-26 फाइनेंशियल ईयर, वो 6.1 to 6.3% का है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दी कि इससे ज़्यादा ग्रोथ होना मुश्किल है। तो
इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्री है और उसे अगर हम सोच रहे हैं कि 2047 तक डेवलप करना है, तो मुझे नहीं लगता कि स्पीड से हम डेवलप बन पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ज़रूरत है बहुत बड़ी मात्रा में कि थोड़ा अग्रेसिव जाने की और उस तरह के डिसीजन भी लेने के। जो डिसीजंस भी आए हैं, तो ऑफ कोर्स टैक्स रेट में जो कटौती हुई है, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो जीडीपी ग्रोथ होने में उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इनकम टैक्स में जो बड़ा रिफॉर्म आया है, इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि 6.1 6.3 से थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ पाएंगे, 6.5 तक जा पाएंगे, लेकिन 7 को क्रॉस करना, 8 के आसपास जाना इज़ वेरी टफ। अब आपको थोड़ा एक मैं नंबर्स में बता देता हूँ कि ये 1-2% कितने ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर मैं 6% के हिसाब से बात करूँ कि यहाँ से आगे 2025 अभी चल रहा है जनवरी का, 2047 तक अगर हम हर साल 6% से बढ़े, देखिए शुरुआती ईयर में अभी 6%, 7%, 8% ईजी है। एक लेवल पर आने के बाद ये टफ हो जाता है। जैसे चाइना अपना जो डेवलपिंग टाइम था, उस टाइम 10, 12, 13% से भी ग्रो किया है जीडीपी में, जो इंडिया तो मतलब वेरी टफ फॉर इंडिया टू अचीव दोज काइंड ऑफ नंबर्स। बट अभी अगर बात करें तो अभी $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अब साइज बहुत बड़ा है, तो वो 10% की ग्रोथ उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उनका जो ग्रोथ रेट जो रिसेंटली था पिछले साल में, वो 5.4% का जीडीपी ग्रोथ रेट था, फिर भी काफ़ी अच्छा था $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी के हिसाब से। और हम यहाँ पर $3.5 ट्रिलियन के आसपास हैं, एंड राइट नाउ वी आर ग्रोइंग एट द अराउंड 6%। सो दिस इज़ क्वाइट, आप समझ सकते हो कि ये हमारा जो नंबर है इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। और अगर हम 6% के हिसाब से बढ़ें तो 2047 में हम $13 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, जो कि, और चाइना आज 17 की है, तो वो 5% 4% के हिसाब से कितना बड़ा बन जाएगा, यू कैन इमेजिन। तो गैप काफ़ी ज़्यादा रहेगा। सो वो जो सपना है कि चाइना से कम्पीट करने का, यूएस से कम्पीट करने का, तो मुझे लगता है कि इस स्पीड से तो सपना ही रह जाएगा। और वहीं पर अगर हम 8% के हिसाब से बढ़ते हैं और बाय 2047 हम $20 ट्रिलियन के करीब चले जाएंगे। एंड जस्ट टू गिव यू सम रेफरेंसेस, करंटली यूएस का जो जीडीपी है दैट इज़ $21 ट्रिलियन का। तो ये 8% है, मेरे हिसाब से काफ़ी अचीवेबल हो सकता है अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से और ज़्यादा पुश करे और नई इनिशिएटिव्स लाए तो। रिसेंटली डॉक्टर अनिल लंबा के साथ मेरा एक पॉडकास्ट था, और उसमें डिस्कस करते करते मैंने पूछा कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ की स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, कैसा है। तो उन्होंने बताया कि इंडिया में डेमोक्रेसी चलती है, यहाँ पर अपोजिशन है, आपको इलेक्शन का भी ध्यान रखना है, लोगों को खुश भी रखना है, ग्रोथ भी करनी है। तो ऐसे में 8% इज़ वेरी वेरी गुड। 10% इमेजिन करना बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी है। तो ये भी कहीं ना कहीं सच है कि आपको जो इलेक्शन है उन्हें भी खुश रखना है, इलेक्शंस के लिए भी काफ़ी कुछ आपको प्लान्स लानी है, फ्री बीज लानी है, इसमें काफ़ी सारा जो ग्रोथ का पैसा है वो चला जाता है। जबकि चाइना जैसी कंट्री में दे कैन फुल्ली फोकस ऑन द डेवलपमेंट, क्योंकि बाकी चीज़ों पर उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, यूएस ने ज़रूर दोनों चीज़ों को सही तरीके से मैनेज किया है, तो वो एक अच्छी केस स्टडी हो सकती है। और एक जो बेनिफिट उन्हें मिला है कि वो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, तो उन्होंने वो जो कोड है वो क्रैक किया है कि ग्रोथ और बाकी चीज़ें सबको साथ साथ मैनेज करने का। और एक चीज़ जहाँ पर एक बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई वो मेटल इंडस्ट्री में हुई, और मेटल इंडस्ट्री में काफ़ी सारे जो कस्टम ड्यूटी है उसके रिलैक्सेशंस उन्हें दिए गए। और इस पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो चाइना उस पर हाथ डालकर बैठा है, पूरा का पूरा मार्केट लेकर बैठा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनसे कम्पीट करने की एबिलिटी देने के लिए कस्टम ड्यूटी कुछ केसेस में तो पूरी तरह से हटाई गई है और कुछ केसेस में कम कर दी गई है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि जो एफडीआई है, फॉरेन एफडीआई, वो 75% से 100% किया गया है, जिससे जो क्वालिटी इंश्योरेंस कंपनी बाहर की वो इंडिया में आने के रास्ते खुल गए हैं। अभी करंटली देखें तो काफ़ी सारी कंप्लेंट्स लोगों की आती है, मतलब जेन्युइनली मेरा जो क्लेम था वो सही था लेकिन उसके बावजूद भी पास नहीं हुआ वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगी तो प्रीमियम प्राइसेस भी कम होगी, और जो सही क्लेम आने के बाद भी रिजेक्शंस जो होते हैं तो वो भी कुछ हद तक कम हो पाएंगे अगर स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इंश्योरेंस कंपनीज को मिलती है तो ये भी काफ़ी एक अच्छा मूव है। तो ओवरऑल इस बजट को समराइज़ किया जाए तो शुरुआत के 90% टाइम में कुछ ज़्यादा मतलब खास मुझे नहीं लगा। लास्ट 10% में जो इनकम टैक्स स्लैब्स हुई है, इकोनॉमी को ज़रूर बूस्ट मिलेगा, वेरी गुड न्यूज़ एंड काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला है कि उड़ान 2.0 स्कीम उड़ेगा देश का आम नागरिक, और इसमें 125 जो टीयर 2 सिटीज़ के एयरपोर्ट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, जिससे अगेन बिजनेसेस को फ़ायदा होगा। और मैं भी काफ़ी सारा टाइम मतलब होम टाउन में रहता हूँ, तो मुझे भी किसी भी मेट्रो सिटी में ट्रैवल करना है तो जलगांव एयरपोर्ट से मैं भी उड़ान स्कीम की वजह से वहाँ पर काफ़ी सारी एयरलाइंस आई है और डेली फ्लाइट्स भी शुरू हो चुकी है, तो दिस विल हेल्प अ लॉट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का तो पहले से ही काफ़ी सारा फोकस है ही, आप रोड ले लो, रेलवेज़ में काफ़ी कुछ हो रहा है और एयरपोर्ट्स में भी काफ़ी कुछ हो रहा है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग जो एक बड़ी थीम है उस पर आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ डिसीजंस दैट हैव बीन मेड इन दिस बजट। लेकिन ओवरऑल इस बजट को अगर रेट करना है तो मैं 7.5 करूँगा, और मेनली 7.5 में मेजॉरिटी जो हिस्सा है वो है इस इनकम टैक्स का, कि काफ़ी एक बड़ा सरप्राइज़ रहा है और सीधा 12 लाख तक इसे लाया गया है, तो विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। सो
ऐसे ही हर एक बजट में एक एक बड़ी बड़ी न्यूज़ आती रहेगी, तो ज़रूर लोगों को और इकोनॉमी को दोनों को इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। सो फिलहाल हम यही पर रुकते हैं। आप कितना रेट करेंगे इस बजट को कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जाते जाते हमारे फाउंडेशन 2.0 कोर्स को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, जो स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाया है। बड़ा ही ज़बरदस्त और प्रैक्टिकल कोर्स है। लिंक नीचे, डिस्काउंट लिंक इसकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इस तरह की ऑफर्स आपको बाद में नहीं मिलने वाली, सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न द मार्केट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।